असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो वो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों के मैदान छोड़कर यूं डर मत भागो तुम। बिना कुछ करे यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी आज की चौथी क्लास है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी बाल वाटिका, हमारा ECCE या हमारा एनटीटी डिप्लोमा जो चल रहा है अभी, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये हमारी आज के सेशन की चौथी क्लास है, राइट। आई होप आपने पहले की 3 क्लासेज का फायदा बड़े अच्छे से उठाया होगा। पहला चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसकी पहली क्लास मैंने आप लोगों के सामने कल ली थी। आज है इस क्लास की दूसरी। आज इसका टॉपिक हम लेंगे कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों का विकास कैसे होता है, क्या क्या इसके अंतर्गत सारी चीजें और आयाम है, वो हम सारा आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं भारत के अंतर्गत आने वाले ऐसे डिप्लोमा जिसका नाम है ECCE, इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इग्नू से हो, चाहे वो किसी प्राइवेट संस्थान से कर रहे हो या वो NIOS से कर रहे हैं, इन सभी ही लोगों के लिए ये डिप्लोमा, ये क्लासेज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम बेसिक से लेकर थ्योरी तक सारी चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करते हुए पढ़ते चले जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने एक किताब पूरी कर ली। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, मैं जो आप लोगों के सामने पेपर डिस्कस कर रही हूं, उस पेपर का कोड है 439, यानी कि 439 नंबर का जो पेपर है, जिसका नाम है शिशु की समझ, है ना, कि हम बच्चे को कैसे समझते हैं, एक चाइल्ड की डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस रहती है, उसका नाम, पेपर कोड का नाम है 439 और किताब का नाम है एक शिशु की समझ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, ये है पेपर का नाम। उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 0 से 3 वर्ष के बच्चों का विकास कैसे होता है, चैप्टर 2 में आज आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस समझ में आई होंगी। चलिए आज के पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं और ये आप लोगों के सामने जो है वो है आपकी किताब, यानी जिस किताब की मैं बात कर रही हूं, शिशु की समझ, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, उसका ये आपके सेकंड चैप्टर है। 2.4 से पहले की सारी चीजें हम लोगों ने कल की कक्षा में डिस्कस कर ली थी। आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है बच्चों की आवश्यकताएं। कौन से बच्चे? ऐसे बच्चे जिनकी उम्र है 0 से 3 वर्ष। ऐसे बच्चों की क्या आवश्यकताएं होती है, इन बच्चों की क्या शारीरिक आवश्यकताएं होती है, इन बच्चों की क्या संवेगात्मक आवश्यकताएं होती है, इन बच्चों की क्या मानसिक आवश्यकताएं होती है, क्या सामाजिक आवश्यकताएं होती है, ये सारी की सारी चीजें आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले की कक्षा में जो चीजें पढ़ाई गई है, जब तक आप उनको नहीं दोहरान करेंगे तब तक आपको आज की कक्षा समझ में नहीं आ सकती। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस जो क्लास है उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिएगा, बच्चों की आवश्यकताएं, मैं आपको बता दूं कि 0 से 3 वर्ष के बच्चे समृद्धि एवं विकास, बच्चे के समृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को कितना समझते हैं। ठीक है, तो इस कक्षा में हम इन बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करेंगे। इस किताब की सबसे अच्छी बात आपके सामने ये रहेगी कि इसमें जो लैंग्वेज है वो आपको इतनी सुलभ मिलेगी कि आपको, जैसे मैं बोलते जाऊंगी, आपको एक एक चीज समझ में आती रहेगी और आपको कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो आपको समझ में आए आपको वहां जाकर सब चीजें छाप देनी है। ठीक है, क्योंकि वहां किताब और आपका ये है कि आपको जैसे सवाल मिलेगा आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न वर्क करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, मिलान वाले सवाल, सत्य और असत्य वाले सवालों को छोड़कर जब भी आपको कोई निबंधात्मक सवाल दिखेगा आपको कॉपी भरनी है, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं चाहती तो आपको शॉर्ट में भी समझा सकती थी नोट्स के फॉर्म में, वो चीजें हम आगे रिवीजन के टाइम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी डिटेल में यहाँ समझना आवश्यक है। देखो, एक 0 से यानी जन्म से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी क्या बेसिक नीड होती है, क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उसको समझने का आज हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मनुष्य की
मनुष्य यानी बच्चों की आवश्यकताओं को मोटे तौर पर शरीर क्रियात्मक, समाज संवेगात्मक और संज्ञानात्मक आवश्यकताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पर अगर अपन बात करें तो एक बच्चा जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है शारीरिक आवश्यकता। एक बच्चे की शारीरिक आवश्यकता क्या होती है? एक बच्चा समाज में रहकर उसके संवेगों का कैसे विकास होता है। एक बच्चा संज्ञान से संबंधित चीजें यानी कि उसके मानसिक जो स्तर की चीजें होती है, उसके सोचने समझने, उसके तर्क करने, उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो सारी उसकी आवश्यकताओं का हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर है, वो है हमारी शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं। देखिएगा, एक एक चीज को समझते चलना है कि बच्चों की शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं क्या है। अपने जीवन के आरंभिक में अवधि उनकी क्या आवश्यकता होती है, उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, ये उचित अंतराल के बाद में आहार, पर्याप्त नींद, शारीरिक क्रियाकलाप, वस्त्र एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण, जिन चीजों को मैंने हाईलाइट करके रखा है आपको समझते चलना है कि वो चीज इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो शॉर्ट में बताऊं तो जन्म से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें शारीरिक आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका आहार। आहार के बाद में पर्याप्त नींद, उसके बाद में शारीरिक क्रियाकलाप, वस्त्र एवं स्वस्थकर पर्यावरण। यानी किसी बच्चे की मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो होता है उसका आहार, मतलब बच्चे का पोषण। अब 0 से 3 साल तक का बच्चा है, उसका आहार क्या हो सकता है? क्या वो पिज्जा खाएगा? क्या वो बर्गर खाएगा बाहर जाकर? नहीं। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोषण होता है वो होता है उसके माँ का दूध, यानी सबसे महत्वपूर्ण आहार जो होता है उसके माँ का आहार, माँ का दूध होता है। वो क्या होता है, उसके क्या लाभदायक गुण होता है, ये आपको पिछले एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए 5 ऐसी बातें एक्सप्लेन करो जो बच्चों को अपनी माँ के दूध से कौन से पोषण मिलते हैं, ऐसे 5 बिंदु पूछे गए थे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो शारीरिक आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण है एक बच्चे का आहार। आहार में है उसके माँ का दूध, उसके बाद में है बच्चा सबसे पहले पर्याप्त नींद ले। नींद लेने के बाद में उसके शारीरिक क्रियाकलाप, उसकी गतिविधियां, उसके वस्त्र उसने कैसे पहने हैं, ढीले ढाले वस्त्र हो, कंफर्टेबल उसके कपड़े होने चाहिए, और उसको जो माहौल मिल रहा है, जो उसका पर्यावरण मिल रहा है वो स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वस्थ उसका इन्वायरमेंट हो। ऐसी आवश्यकताएं जो होती है वो बच्चे की शारीरिक आवश्यकताएं कहलाती है। चलिए, उसके बाद में आपको दिखाई देगा आहार के अंतर्गत क्या होता है। देखो, आहार का भी इन्होंने क्या करा है, डिस्कशन लंबा किया है, क्योंकि ये सवाल आपको लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि एक माँ का स्तनपान करने से संबंधित चीजें, स्तनपान सर्वोत्तम है, क्यों है, ये सवाल आपको लास्ट एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो आहार संबंधित विशेषताओं को हम थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे कि आहार का मतलब है कि विकास की ओर अग्रसर बच्चे को ठीक समय पर पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है। हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चे को जो उसके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिले। तो जन्म के प्रथम 4 महीनों से 6 महीने तक दूध ही एकमात्र अनिवार्य आहार है। जैसे मैंने आपको भी बताया, माँ के दूध से बच्चे को सभी आवश्यक द्रव्य पदार्थ मिल जाते हैं। बच्चे के जीवन के पहले वर्ष में माँ का दूध स्वाभाविक एवं सर्वोत्तम आहार होता है। सामान्यतः 4 महीने की आयु में बच्चे को अन्य रूप से आहार देना आरंभ हो जाता है, यानी कि 4 महीने के बाद में हम बच्चे को हल्का फुल्का आहार जैसे कि सूजी, उपमा, दलिया ये सब देना शुरू कर देते हैं। ये कभी 2 महीने के बाद भी शुरू हो जाता है, लेकिन इसे बच्चे का दूध छुड़वाना कहते हैं। इसके अलावा पानी भी जीवन के लिए परम आवश्यक है। ये भोजन तथा ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन करता है, यानी कि पानी जो होता है वो शरीर में हमारा खाया हुआ जो भोजन है वो, और जो हमारी ऑक्सीजन है उसका शरीर में परिवहन करता है कौन? जल। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो ये जल की विशेषताएं बताई है, तथा शरीर का तापमान सही बनाए रखने में आवश्यक होता है। चलिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस करी। उसके बाद में आता है कि स्तनपान सर्वोत्तम है, क्यों? भाई, स्तनपान जो है उसके कुछ 8 पॉइंट दिए हुए हैं कि स्तनपान एक बच्चे के लिए आवश्यक क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये नैसर्गिक रूप से सुरक्षित तथा शिशु के लिए एक आदर्श आहार है। स्तनपान आवश्यक है, क्यों? स्तनपान बच्चे के लिए इसलिए आवश्यक है कि
ये नैसर्गिक रूप से सुरक्षित है तथा शिशु के लिए एक आदर्श आहार है। मतलब एक छोटा बच्चा जो होता है, जो एक जन्मजात शिशु होता है, उसके लिए उसकी माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। उसको पाचन करने में बच्चे को सबसे ज्यादा इजी रहता है। इसलिए बच्चे को शुरुआती महीनों में एक माँ का दूध अगर नहीं मिला तो वो बच्चा शारीरिक रूप से थोड़ा सा बाकी बच्चों की तुलना में अक्षम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो जो शरीर में जो उसके पोषण संबंधित आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हुई। इसलिए नैसर्गिक रूप से सुरक्षित है एक माँ का दूध और शिशु के लिए एक आदर्श आहार है। दूसरा है ये एक संतुलित आहार है। जब हम संतुलित भोजन पढ़ते हैं छोटी कक्षाओं में, जिसके अंतर्गत जितने भी प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स आते हैं वो जो होते हैं वो किसी एडल्ट के लिए यूज में आते हैं। मतलब हम संतुलित आहार की अगर किसी बच्चे के संदर्भ में बात करेंगे तो वो होता है एक माँ का दूध। ठीक है। प्रारंभिक दुग्ध जो होता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें अत्यधिक प्रतिरक्षी शक्ति होती है जो शिशु को क्या करता है, संक्रमण से बचाता है। आप सबको पता होगा कि माँ के दूध में सबसे पहले जो एक पीले कलर का पदार्थ निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों को बहुत ज्यादा उसके जीवन की जो होती है उसको प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसका मजबूत होता है। अगर कोलेस्ट्रॉम को अगर इकट्ठा करके बच्चे को जन्म के बाद पिलाया जाए तो बच्चे को जीवन भर प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत होता है और उसको वो बीमारियों से और अन्य प्रकार के संक्रमण से बच पाता है। बोतल के दूध से पीने वाले शिशुओं की अपेक्षा स्तनपान करने वाले शिशुओं में जल संक्रामक बीमारियां जैसे कि हैजा हो गया, डायरिया हो गया, है ना, दस्त लगना, ये सारी की सारी बीमारियां कम होती है। एक बच्चा जो बोतल का दूध पीता है, बाहर का दूध पीता है, पाउडर वाला दूध पीता है, उसमें आपने देखा होगा उस बच्चे का वो दूध का पाचन नहीं होता है, तो उसको डायरिया और अतिसार जैसी बीमारियां होने की रहती है, आशंका रहती है। लेकिन माँ के दूध का जो होता है वो इन्फेक्शन ना होता है, तो इसलिए माँ का दूध एक बच्चे के लिए संक्रामक बीमारियों को जन्म नहीं देता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। फिर है कि माँ का दूध हर समय तैयार रहता है, अतः इसके लिए बोतल से दुग्ध पान कराने वाले शिशुओं की तरह तैयार करने की विधि, बोतल को धोना, कीटाणु रहित बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माँ का दूध जो होता है फ्रेश होता है, उसके लिए किसी प्रकार की बोतल को धोने की, उसको कीटनाशी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्तनपान से माँ एवं बच्चे में भावनात्मक संबंध भी सुदृढ़ होते हैं। मतलब एक जो ममत्व की भावना होती है एक बच्चे में और एक माँ में, वो दुग्ध पान करवाने से सुदृढ़ होती है। ये सबको पता है। ये चीजें बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनको डिस्कस करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब आपको वहां कॉपी दी जाएगी तब आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, चाहे आपको आते हो चाहे आपने इसको पहले पढ़ रखा हो। लेकिन ये डिस्कस करना इसलिए आवश्यक है कि एक बार अगर मैंने इसको अच्छे से इसको पढ़ लिया ना, तो आप जैसे सुनोगे ना, तो सुनते ही आपको वो चीजें वहां रिमाइंड हो जाएगी, आपको वो याद आ जाएगी। ठीक है। तो माँ के दूध का तापमान शिशु के अनुकूल होता है और इसके प्राकृतिक तत्व शिशु के पाचन के लिए पूर्णतः अनुकूल होते हैं। मैंने समझाया कि माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए बहुत अच्छा पाचन का स्रोत होता है, उसको पचाने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, तो वो एक सुदृढ़ पाचक होता है। स्तनपान गर्भ धारण की संभावना को कम कर देता है। ठीक है, गर्भ धारण करने की संभावना को कम कर देता है कौन? स्तनपान। इसलिए स्तनपान बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। ये सारे के सारे पॉइंट अपने पढ़े। स्तनपान सर्वोत्तम है क्यों? ये सारे 8 पॉइंट थे। अब देखिएगा क्या भाई, अब माँ के दूध के अलावा भी बच्चों पर जो होता है जिसे हम पूरक आहार कहते हैं, उसकी क्या वैल्यू है? देखिए, किंतु शिशु को केवल माँ के दूध पर कब तक पाला जा सकता है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे अपने पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। ठीक है। तो माँ के दूध अथवा बोतल के दूध के अलावा बच्चे को जो भी अतिरिक्त आहार सामग्री दी जाती है उसे हम पूरक आहार कहते हैं। मैं जिन जिन पॉइंट को हाईलाइट करते जाऊंगी, आपको रिवीजन के टाइम जो है इन्हीं पॉइंट को, आपको हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ना है। देखो, पूरक आहार किसे कहते हैं? माँ के दूध के अलावा, बोतल के दूध के अलावा बच्चे को जो भी अतिरिक्त आहार सामग्री दी जाती है उसे हम पूरक आहार कहते हैं। अब पूरक आहार में भी ये है कि पूरक आहार कौन से महीने में हम दे सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे पूरक आहार दूसरे महीने से शुरू हो जाता है। दूसरे महीने से हम किसी बच्चे को, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि आप माँ के दूध की या बोतल के अलावा बच्चे को हल्का फुल्का फल दे सकते हैं, है ना, अल्प मात्रा में फलों का रस दे सकते हैं। एक कोड लीवर ऑयल आता है, आप दूसरे महीने से बच्चों को वो देना शुरू कर सकते हैं। ये होता है पूरक आहार।
फिर उसके बाद में है जैसे कि दूसरे महीने में जैसे क्या दे सकते हैं, तो दूसरे महीने में जो पूरक आहार दे सकते हैं वो अल्प मात्रा में फलों का रस या कॉड लिवर ऑयल दे सकते हैं। उसके बाद में है कि तीसरे व चौथे महीने में आप क्या दे सकते हैं बच्चे को, तो दूसरे और तीसरे महीने में, सॉरी तीसरे और चौथे महीने में आप सूप दे सकते हैं, मसली हुई सब्जियां यानी मैश करी हुई सब्जियां बच्चे को दे सकते हैं, जिसको अपन चम्मच के माध्यम से खिला सकते हैं। कुछ फल दे सकते हैं, पकी हुई और घुटी हुई दालें एवं दलिया भी आप उनका रस है बच्चों को दे सकते हैं। 5 से 6 महीने में आप भली भांति से पके हुए फल, मसले हुए खाद्यान्न, दालें, ठोस रूप से उबली हुई मौसमी सब्जियां, उबला हुआ अंडा, मसले हुए फल, यानी कि आप बच्चे को दलिया है, दूध है, फल है, मैशअप की हुई सब्जियां हैं, ओट्स हैं, ठीक है, राइट, उबला हुआ अंडा है, पकी हुई कुछ रोटियां हैं, घुटी हुई दालें हैं, अल्प मात्रा में फलों का रस है, ये सारी की सारी चीजें आप पूरक आहार के रूप में बच्चे को दे सकते हैं। आगे चलिए आगे चलने से पहले ये देखिए 7 से 10 महीने, तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है ना, वो ये रखनी है कि जो शुरुआत हमने करी है पूरक आहार की, वो शुरुआत हमने करी है दूसरे महीने से। दूसरे महीने से लेकर 10वें महीने तक जो हम आहार देते हैं वो कहलाता है हमारा पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री आहार। देखो 7 से 10 महीने में हम मांस के जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है कि मांस के छोटे छोटे टुकड़े अथवा मछली के टुकड़े, चावल दे सकते हैं, इडली दे सकते हैं, चपाती, डबल रोटी और बिस्किट, ये सारे के सारे, क्योंकि 10वें महीने तक बच्चों के दांत आ जाते हैं, दांतों का डेवलपमेंट हो जाता है, तो बच्चा अच्छे से चबा सकता है उन चीजों को। तो मांस के टुकड़े मछली नॉन वेजिटेरियन के लिए, और वेजिटेरियन बच्चों के लिए चावल है, इडली है, चपाती है, बिस्किट है, ये सारी की सारी चीजें हम पूरक आहार के अंतर्गत दे सकते हैं। ठीक है, चलना सीखने वाले शिशु के लिए जो बच्चा 10 महीने का है, वो अब रेंगना, लड़कियों का डेवलपमेंट जो होता है शुरुआती फेज में बहुत ज्यादा जल्दी होता है। 9 महीने की लड़की लड़कों की अपेक्षा जल्दी चलना, रेंगना शुरू कर देती है। तो जो 9 महीने का बच्चा है जिसने अभी पूरक आहार लिया है, वो बच्चा चलना सीखेगा। तो चलना सीखने वाले शिशु के लिए आहार क्या है, ये अभी तक हम आहार के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया पोषण, पोषण के अंतर फिर हमने पढ़ा माँ का दूध या आहार, माँ के दूध की क्या विशेषताएं होती है, हमने 8 पॉइंट देखे। फिर उसके बाद में माँ के दूध के अलावा भी कुछ पूरक आहार होते हैं, उसके हमने 8 पॉइंट पढ़े कि 2 महीने से लेकर 10 महीने तक का बच्चा क्या क्या खा सकता है, वो हमने देखा। फिर हम अब देख रहे हैं कि जो बच्चा चलना शुरू करता है 90वें महीने से, उसका आहार क्या होना चाहिए। तो अब तक आप भली भांति से ये समझ गए होंगे कि बच्चों को पूरक आहार कैसे देना चाहिए। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चलना सीखने वाले शिशु को किस प्रकार का आहार दिया जाए जिससे कि उसको सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, चलिए 1 वर्ष का होने पर, जैसे कि देखो ये जो टॉपिक है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्या है, जन्म से लेकर 3 साल तक के बच्चों को एक एक महीना डिस्कस करते हुए हमको चलना पड़ेगा। राइट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो अपने कल की क्लास ली थी उसमें हमने डिंबावस्था यानी लिंबावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, ये सारी की सारी यानी निषेचन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के जन्म तक की सारी प्रोसेस को कल हमने देखा। फिर आज हम 1 महीने का बच्चा जब हुआ है उसकी क्या दैनिक आवश्यकताएं वो हम देख रहे हैं। 2 महीने से लेकर 10 महीने तक के आहार की बात हमने कर ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऐसा बच्चा जो अब रेंगने चला है, जिसको हम बोलते हैं अपनी दैनिक भाषा में गडोलियां चलने लग रहा है, उस बच्चे को क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा लगती है तो उसको पोषक के तत्व जो होते हैं वो भी बाकी बच्चों की तुलना में लिटिल ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ष का होने पर बच्चे को क्या चाहिए वो हम देखते हैं। देखिएगा, थोड़ा इसको आराम से हम जूम करते हुए देख के चलेंगे ताकि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिएगा 1 वर्ष का जो बच्चा होता है, 1 सेकेंड, देखिएगा 1 वर्ष का जो बच्चा होता है वो वही सब चीजें खा सकता है
आराम से, जो कि एक बड़ा वयस्क खाता है, लेकिन उसकी तुलना में मात्रा कम होनी चाहिए। यानी 1 वर्ष का जो बच्चा है वो वयस्क की तुलना में, वयस्क जितना खाद्य पदार्थ खा सकते हैं उतना ही खा सकता है, लेकिन उसकी मात्रा है वो कम होनी चाहिए। अब है कि 1.5 वर्ष का जो बच्चा है वो क्या खा सकता है, तो 1.5 वर्ष का जो बच्चा है उसको अपने आप खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब बच्चे को आप थाली सर्व करके दे सकते हैं, और 1.5 वर्ष का बच्चा जो है अपने आप खाने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दिन में 5 से 6 बार खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है बहुत जल्दी उसकी प्रोसीजर जो होता है वो काम करता है, उसको बार बार वॉशरूम जाना होता है, तो उसको खाने की भूख भी बहुत जल्दी बार लगती है। इसलिए हम जब 3 बार खाते हैं तो बच्चों को कम से कम 5 से 6 बार खाने की आवश्यकता होती है। बच्चे को दिन में अलग अलग वस्तुएं खाने के लिए देनी चाहिए, जिससे फल है, सब्जियां हैं, मीठी और नमकीन वस्तुएं हैं, अदल बदल कर उसको देनी चाहिए, ताकि उसके जितने भी पोषक तत्व है उसको आराम से मिल सके। 2 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे सामान्यतः अपने खाने को जो लेकर होते हैं नखरे करते हैं, उन्हें भोजन में अलग प्रकार के रंगों, आकृतियों, आकार की वस्तुएं दी जानी चाहिए। बेसिक चीजें हैं, पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि ये सब चीजें आपके लिए पढ़ी हुई है, लेकिन आप एक बार जब सुन लेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है। नमकीन वस्तुएं बनाने के लिए केवल आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। जो आयोडीन युक्त नमक होता है, जिसे अपन घर में सेंधा नमक कहते हैं, उसका ही छोटे बच्चों का भोजन बनाने के लिए उसको उपयुक्त करना चाहिए। बच्चे के बीमार होने पर भी उसे स्तनपान कराते रहें और भोजन देते रहे। जब आपको पता है, जब कोई बच्चा बीमार होता है और जो माँ के दूध पे पल रहा है, उस वक्त वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीता है, अन्य खाद्य पदार्थों को वो हाथ भी नहीं लगाता है। तो उस समय डॉक्टर भी कहते हैं कि माँ का स्तनपान ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। खाना बनाते समय और बच्चे को खिलाते समय अपने हाथ धोएं। अत्यधिक मिर्च और मसालेदार, अत्यधिक ठंडा गर्म भोजन ना खिलाएं। बच्चे को अपना भोजन समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय दें। और 2-3 वर्ष की आयु के बच्चे की कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में पसंद और नापसंद बन जाती है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बच्चा, इसको मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए खाना बना सकते हैं। ठीक है। बच्चे को पीने के लिए पर्याप्त पानी दें। ये सारी की सारी चीजें थी वो बच्चों के आहार संबंधी चीजें थी। कुछ पाठ के अंतर्गत के कुछ क्वेश्चंस है जिसको अपन लेते हैं, और इनका आंसर मैं आपसे लूंगी। ठीक है। आपको दिख रहा है ना, मतलब दिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमको थोड़ा और झूम करके इसको देखना है, तो आप कमेंट करके मेरे को भी बता सकते हैं, मैं कमेंट ले लूंगी आप लोगों के। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप लोग को अच्छे से विजिबल है, आप थम्स अप करके मेरे को बता दीजिए एक बार। निकिता जी कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको बिल्कुल ऑडियो विजिबल होनी चाहिए, आपको प्रॉपर वॉइस आनी चाहिए, और अगर आपको दिखने में हल्का सा भी आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं दिख रहा है ना, बस ठीक है। तो बस आपको ऐसे पढ़ते रहना है। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। चलिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। हमने अब तक जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, कि भाई पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर आप सबको देना है। मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर रही हूँ, जो इसका राइट आंसर यहाँ दे देगा इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, पहला आंसर आप सबको देना है कमेंट बॉक्स में कि पूरक आहार कब प्रारंभ किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्चे के लिए पूरक आहार क्या होता है, और पूरक आहार कौन से महीने से लेकर कौन से महीने तक दिया जाता है। चलिए कमेंट चेक करते हैं। सबसे पहले आशा जी का कमेंट आया है 2 महीने से। जी, 2 महीने से लेकर कब तक। मेरा क्वेश्चन ये है, आपका आंसर सही है कि पूरक आहार कब प्रारंभ किया जाता है, तो इसका जो आपके सामने आंसर होगा, पूरक आहार शुरू किया जाता है 2 महीने से। एक बच्चा जब 2 महीने का हो जाता है तब हम उसको पूरक आहार दे सकते हैं। राइट आंसर है आशा जी आपका। अब मेरा सवाल आपका यह है कि 2 महीने से लेकर कौन से महीने तक हम पूरक आहार दे सकते हैं। आप आंसर करिए इस चीज का। बिल्कुल, 2 से लेकर 10 महीने तक जो होता है वो बच्चों को पूरक आहार देने का समय होता है। पहला सवाल हो चुका है, आप खुद से आंसर निकलाएंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप अच्छे से क्लास ले रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पानी द्वारा किए जाने वाले कोई 2 कार्य समझाइए। बहुत ही बेसिक बच्चा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आप पूछा है तो हम इसको लेंगे। एक मानव के शरीर में पानी जो होता है वो शरीर में ऑक्सीजन,
जिसे अपने पहले पढ़ा था, ऑक्सीजन है और खाद्य पदार्थ है, उनका पाचन भी करता है और शरीर में उसका परिवहन करता है। ठीक है, दूसरा ये है कि अपशिष्ट पदार्थों को निर्वहन या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में आवश्यक होता है, वो होता है पानी। पानी की कमी होने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, इसलिए पानी शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है। ये सारी की सारी जो होती है बेनिफिट जो होता है वो पानी से होता है। स्तनपान को वरीयता देने के पक्ष में कोई दो कारण बताइए। देखिएगा, मैंने आपको कक्षा शुरू होने से पहले बताया था कि लास्ट ईयर सवाल आया था कि स्तनपान एक बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है। तो एक बच्चे के लिए स्तनपान या माँ का दूध इसलिए आवश्यक है कि वो सुपाच्य होता है। ठीक है, माँ का दूध एक बच्चे के लिए सुपाच्य होता है। एक बच्चा जब बीमार होता है तब सबसे पहले उसको जो दिया जाता है आहार वो माँ का दूध होता है। माँ के दूध में जो कोलेस्ट्रॉम होता है जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, उसको होने वाले संक्रमण की बीमारियां जैसे कि हैजा है, जैसे कि अतिसार है, उन सब बीमारियों से बचाता है। इसलिए माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे के पूरक आहार के रूप में आरंभ किए जा सकने वाले किन्हीं 4 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। देखिएगा, आराम से आप बता सकते हैं। पहला नाम जो होगा वो होगा आपके फल, उसके बाद में होगी आपकी सब्जियां। सब्जियां भी कौन सी वाली सब्जियां? जो आपकी मैश की हुई है ना, जो मैश की हुई सब्जियां है, जो पीसी हुई सब्जियां है, हिंदी में कहते हैं कि पीसी हुई जो सब्जियां हैं वो सब्जियां आप दे सकते हो। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आप ब्रेड दे सकते हो बच्चों को, ब्रेड दे सकते हो, बिस्किट दे सकते हो, ब्रेड दे सकते हो, बिस्किट दे सकते हो, सब्जियां दे सकते हो, फलों का रस दे सकते हो। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडे भी दे सकते हो, बॉइल्ड अंडे, ये भी आप बच्चे को दे सकते हो। देने का जो प्रारूप रहेगा वो मसल कर या पीस कर रहेगा, पर ये सारी चीजें आप बच्चों को दे सकते हो। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में क्योंकि सारे बच्चों ने रिप्लाई किया है, दैट्स अ गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत एक्टिवली पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे से मेरा साथ दे रहे हो और इस कक्षा को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। देखो क्या होता है ना, जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसके लिए सबसे मोटिवेशन का जो काम होता है वो होता है उसके बच्चे। जो आप बहुत अच्छे से मेरे को कॉर्पोरेट कर रहे हो, बहुत अच्छे से साथ दे रहे हो, आपका रिप्लाई आ रहा है, आप ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है तो आप देखना हम पता ही नहीं लगेगा कि तीनों पेपर्स को हम बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे और इजी गोइंग किताबों को लेंगे और फटाफट एक एक घंटे के अंदर हम एक एक चैप्टर को लेते जाएंगे, बड़े आराम से पढ़ते जाएंगे ना, आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ये किताबें जब हम आपको घर भिजवाएंगे तब आप खुद देखेंगे कि ये सारे चैप्टर्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। यही तो होता है, फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा, हम रिवीजन क्लासेज भी शुरू करेंगे। इस वजह से आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी पढ़ना है और ऐसे ही एक्टिवली, जैसे आपके कमेंट्स अभी मैं ले रही हूँ वैसे ही एक्टिवली आपको पढ़ते जाना है। चलो आगे देखते हैं। देखो, पोषण के बाद में ये मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे की शारीरिक आवश्यकताएं जो होती है उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पोषण। पोषण में फिर हमने पढ़ा दूध क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पोषक आहार क्या होता है, पूरक आहार क्या होता है वो हमने पढ़ा। अब हम दूसरा जो टॉपिक है, मतलब शारीरिक आवश्यकताओं में नंबर 2 पर जो आवश्यकता है बच्चे की वो है नींद एवं आराम। मतलब अगर बच्चा ने अच्छे से ढंग से खा लिया पी लिया, उसके बाद में उसको चाहिए नींद एवं आराम। बस शारीरिक आवश्यकता में छोटा बच्चा है, अब उसकी क्या ही आवश्यकता होगी, या तो वो खाएगा फिर वो सो जाएगा, रेस्ट करेगा, आराम करेगा, ये है नंबर 2 आवश्यकता। नंबर 3 आवश्यकता जो है वो है वस्त्र। तो एक बच्चे के लिए मैं इतना पूरा नहीं लूंगी, नॉर्मल आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि एक बच्चा कितने घंटे सोता है। तो एक नवजात शिशु एक दिन में 22 घंटे सोता है। यदि किसी बच्चे की पूरी नींद नहीं होती है तो परेशान और चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी नींद की आवश्यकता कम होती जाती है। 1 वर्ष की आयु का बच्चा पूरे दिन में, जब बच्चा जन्मजात है, पैदा हुआ है, तो पूरे दिन सोता है, लगभग 22 घंटे वो नींद लेता है। लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1 वर्ष की आयु में बच्चा अब सामान्यतः 12 घंटे ही सो पाता है।
सोते समय गीत एवं लोरियां सुनाने से बच्चा मीठी नींद में सो जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। वस्त्र जो है, एक बच्चे को कौन से वस्त्र पहनाने चाहिए? कि बच्चों को चमकीले कपड़े पहनाने चाहिए जो उसके चुभते रहे पूरे दिन? ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने शौकों को पूरा करने के लिए बच्चे को तड़कीले भड़कीले चमकीले से कपड़े पहना दिए जिससे वो पूरे दिन अनकंफर्टेबल रहे। नहीं, इसलिए बच्चा नहीं सो पाएगा। तो उसके लिए आपको बच्चे को ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनाने चाहिए। ये मुलायम रेशों में बने हुए होते हैं जो कोमल होते हैं। ये नॉर्मल बातें हैं। नींद एवं आराम, वस्त्र और पोषण, ये किसी बच्चे के शरीर की आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है। ठीक है, अब है शारीरिक क्रियाकलाप। ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया शारीरिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। ये डिस्कस वही है जो हमने अभी तक किया है। नंबर 4 पर है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, 3 पॉइंट हमने पढ़े, नींद एवं आराम और वस्त्र के बाद में जो नंबर 4 पर हमारा आता है पॉइंट, नंबर 4 पर आता है किसी बच्चे का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि स्वास्थ्य किसी बच्चे की समृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। एक बच्चे की हेल्थ जो होती है वो बच्चे की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। ये अनिवार्य है कि निरोधक उपायों के रूप में हम उन्हें पौष्टिक आहार दें। ठीक है, प्रतिदिन स्नान कराएं, स्वच्छ रखें उनके दांत, बाल, नाखून, ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं, आंखों की सफाई करें और उसको बीमारियों से दूर रखें। ये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, वो बच्चे की शारीरिक आवश्यकता है, उसके शरीर की डिमांड है, हमको उसको क्लीन करना पड़ेगा। अब कुछ टीके दिए हुए हैं कि भाई जन्म से पूर्व कब बच्चे को टीका लगना चाहिए। ये जो आपको पता होगा कि जब आप ममता कार्ड जब आपका बनता है, आंगनबाड़ियों में जो ममता कार्ड बनते हैं ना, आपने देखा होगा उन ममता कार्ड में आपको टीकाकरण की पूरी एक सारणी दी होती है पीछे की तरफ कि कितने महीने में कौन सा टीका बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो गवर्नमेंट कुछ टीकाकरण लेके आई है, कुछ टीके लेके आई है जिससे कि बच्चा आगे जाकर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो। तो ये टीकाकरण की कुछ सारणी है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि जन्म से पूर्व माँ के लिए टिटनस का टीका होना चाहिए, जन्म के पश्चात जितना जल्दी हो बीसीजी का टीका लगना चाहिए जिससे बच्चा टीबी से बचता है। टिटनेस का टीका टिटनेस के बचाव के लिए है, बीसीजी का टीका है वो टीबी के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 सप्ताह की आयु में डीपीटी या पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है जो कि डीपीटी, पोलिया, डिफ्थेरिया, कुकर खांसी इन लोगों को बचाता है। 6 सप्ताह के बाद में हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। ठीक है, 10 सप्ताह की आयु के बाद में जो डीपीटी सेकेंड का टीका लगता है। 14 सप्ताह की आयु में डीपीटी और पोलियो का टीका लगता है। 9 महीने का होता होता बच्चे का खसरा या जो खसरे से बचाता है उसका टीका लगता है। 12 से 15 महीने की आयु में MMR करके एक टीका है जो कि मस्तिष्क ज्वर, रूबेला और खसरा इन तीनों बीमारियों का बचाव करता है। 16 महीने की आयु में डीपीटी, पोलियो की दवाई बच्चे को पिलाई जाती है जिसको हम बूस्टर खुराक कहते हैं। उसके बाद में 24 महीने की आयु के पश्चात टाइफाइड का टीका लगता है। टाइफाइड यानी जिसको मियादी बुखार कहते हैं, उसका टीका लगता है किस उम्र में? 24 महीने में। नोट, हेपेटाइटिस बी का टीका 1 वर्ष के दौरान 0 से 1 महीने से और 0 से 6 महीने के अंतराल में कभी भी दिया जा सकता है। अगर ये नोट करके लिखवाया है दैट्स मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है नोट करके क्या लिखवाया है कि हेपेटाइटिस बी का टीका 1 वर्ष के दौरान 0 से 1 महीने में और 0 से 6 महीने के अंतराल में कभी भी दिया जा सकता है। अब आपके सामने है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड सवाल, आपको दिख रहे होंगे। पाठागत प्रश्न है कि कुछ ऐसे कथन दिए हैं, आपको बताना है कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड सवाल है। पहला सवाल देखो क्या है। पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि 1 वर्ष का बच्चा सामान्यतः एक दिन में 22 घंटे सोता है। बिल्कुल सही बात है कि 1 वर्ष का जो बच्चा है वो सामान्यतः कितने घंटे सोता है? तो 1 वर्ष का जो बच्चा है वो सामान्यतः 22 घंटा सोता है। ये बात सही है क्या? आप बताओ। 1 वर्ष का जो बच्चा है वो सामान्यतः एक दिन में 22 घंटे सोता है। जी नहीं, 1 वर्ष का बच्चा 22 घंटे नहीं सोता है। वो जन्मजात जो बच्चा होता है, जन्म लेने वाला बच्चा होता है, वो 22 घंटे सोता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही सवाल आपको वहां अटकाएंगे। तो 1 वर्ष का जो बच्चा है वो सामान्यतः एक दिन में 22 घंटे नहीं सोता है। ये जो बात है वो जन्मजात बच्चे के लिए हम कर सकते हैं।
तो ये कथन अपने आप में गलत हो जाता है। यानी इसके आगे जब आपको कॉपी दी जाएगी तो आपको वहां लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2.3, नंबर 1, फिर नीचे सवाल लिखना है। 1 वर्ष का बच्चा सामान्यतः एक दिन में 22 घंटे सोता है। आपको उसकी कॉपी में वही क्रॉस नहीं करना है, बल्कि अपनी कॉपी में लिखना है असत्य। क्या लिखना है कि ये कथन असत्य है, वहां आपको क्रॉस नहीं करना है, पूरा असत्य लिखना है। आहार व नींद बच्चों की मूलभूत आवश्यकता होती है, ये कथन अपने आप में सत्य है। शारीरिक क्रियाकलापों से बच्चों में समन्वय और आत्मविश्वास की भावना के विकास में मदद मिलती है। बिल्कुल, शारीरिक क्रियाकलापों से बच्चे में समन्वय होता है और आत्मविश्वास की भावना भी उसमें आती है, ये कथन अपने आप में सत्य है। अब नेक्स्ट जो सवाल का आंसर देगा उसे एक चॉकलेट मिलेगी। चलो, आप लोगों को धनात्मक पुनर्बलन देना भी तो आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा कि एक बच्चे को जब धनात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट साइकोलॉजी में बोलते हैं दिया जाता है, तो बच्चा कार्य करने के लिए और ज्यादा प्रेरक होता है, और ज्यादा उसको उत्प्रेरणा मिलती है। तो आप बताओ कि बच्चों के वस्त्र शानदार और रंग बिरंगे होने चाहिए क्या? मैंने आपको बड़े टेक्निकल तरीके से बताया था कि एक बच्चों के कपड़े हैं रंग बिरंगे और शानदार नहीं होने चाहिए, बल्कि कंफर्टेबल होने चाहिए, ढीले ढाले होने चाहिए, ताकि उसको आराम रहे नींद लेने में, खाना खाने में, दैनिक क्रियाकलाप करने में। तो ये जो कथन है वो कथन अपने आप में असत्य माना जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे समाज संवेगात्मक आवश्यकताएं। आज हमने पढ़ा एक बच्चे की शारीरिक आवश्यकता क्या होती है, एक बच्चा पोषण कैसे लेता है, एक बच्चे की नींद कैसे उसकी पूरी होती है, नींद है, उसका आहार है, उसका सोना है, उसके दैनिक क्रियाकलाप है, उसका पोषण कैसे है, उसके वस्त्र कैसे होने चाहिए। कल हम पढ़ेंगे एक बच्चे की सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती है, बच्चा समाज में रहकर, अपने माता पिता के पास रहकर, क्या बच्चा मतलब छोटा बच्चा है तो स्कूल तो नहीं जाएगा अभी, 3 साल का बच्चा, तो उसका जो भी समाज होगा वो उसके माता पिता होंगे। वो अपने माता पिता से कैसे चीजें सीखेगा, कैसे उसको सुरक्षा फील होगी, कैसे वो सुरक्षित महसूस करेगा। कल हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं कल आपको एक सारणी बनवाकर, नोट्स फॉर्म में एक सारणी बनवाकर आप लोगों को पूरा टॉपिक डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको इन चीजों को आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो अब तक पढ़ा है, तो आपको हमारे शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहां आपको इस कक्षा की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे जो टेक्निकल नंबर है वो है 7014495956, ये हमारी टेक्निकल नंबर है। आप इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इस क्लास के रिगार्डिंग, और किसी और भी समस्या से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आप लोग हम तक आराम से आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी कक्षा थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई इच्छा होती है, या आपकी कोई ऐसा होता है कि हमको ऐसे नहीं पढ़कर मैम ऐसे पढ़ना है, हमको नोट्स फॉर्म में पढ़ना है, हम चाहते हैं कि आप मतलब पर्टिकुलर बोर्ड और चौक और पेन से जिसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाओ, किताब के थ्रू हमको नहीं पढ़ना है, तो हम बड़े आराम से इस चीज को, इस परिवर्तन को कर लेंगे। पर आपकी जो राय है वो महत्वपूर्ण है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम बाकी सारी चीजों पर वहीं डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो आप अपने जितने भी मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं, भाई है, बांधव है, उन सबको ये कक्षा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस कक्षा का फायदा आप लोगों को उठाना है। कक्षा 3 जो पहले की, अब तक की जो 3 कक्षाएं हो रखी है, उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे ही सपोर्ट की आप लोगों से मेरे को उम्मीद है। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ। ऐसे ही साथ को बनाए रखना है। ठीक है, मिलते हैं कल की कक्षा में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।